तो राकेश भाई, ये भागवत बूटी 75 की दीवार टूटी। पिछले महीने तक तो लग रहा था 75 की ये दीवार है, पिछले महीने क्या 11 साल से भाई मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को संसदीय दल से हटा दिया गया। अब कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? संदीप जी, आपने मुझसे पूछा है। जी जी राकेश जी। देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि 3 दिनों के मोहन भागवत जी का स्पीच जो लगभग 240 मिनट का था, उसमें 55 सेकंड उन्होंने बिताया इस 75 साल वाले इशू पर। आप सभी मुद्दों को छोड़कर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, जैसे कुटुंब प्रबोधन, पूरी दुनिया परिवार के विग्रह से पश्चिम हो, पूरब हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, परेशान है। आज संघ ने यह इच्छा जताई, यह महत्वाकांक्षा जताई, जिसको मोहन भागवत जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि हम पूरी दुनिया में यह अभियान चलाएंगे। नहीं, दुनिया में चलाने से पहले अपने परिवार में ही चला लीजिए। परिवार में ये क्लेश खत्म हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कर लेंगे राकेश भाई, कर लेना आप, वो आपका काम है। पहले अपने घर की कलह तो मिटा लें। संदीप भाई, मैं बता देना चाहता हूं कि हर राजनीतिक दल के अपने डायनेमिक्स होते हैं। कल मोहन भागवत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, डीकॉन्टेक्चुअलाइज ऑफ द आरएसएस फ्रॉम पॉलिटिक्स। प्रचलित राजनीति के संदर्भ में जो संघ को देखा जा रहा था उससे अलग किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संघ राजनीति में हस्तक्षेप करता है, वो उसको कहते हैं सॉफ्ट इंटरवेंशन। यह इसलिए करता है कि जहां जरूरत पड़ती है हम कंसल्टेशन देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है कि कब अध्यक्ष बनाए, कैसे बनाए, किसे बनाए। संघ उस पर सलाह देता है। ये मोहन भागवत जी ने नहीं, उस पर आते हैं, पहले 75 पर रहते हैं ना। भागवत बूटी 75 की दीवार टूटी। पिछले महीने नागपुर में ही, गलत मैं कोट कर रहा हूं तो आप बताइएगा राकेश भाई, मोरोपंत पिंगले का उदाहरण दिया कि भाई 75वां उनकी वर्षगांठ थी, हम सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने कहा अब तो मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया। वो इशारा कर रहे थे ना। सरसंघ चालक देखिए इशारों में बात करते हैं, सीधे सीधे तो कभी बोलते नहीं। देखिए मोरोपंत पिंगले जी, अच्छा हुआ कि आपने उनकी चर्चा की। मोरोपंत पिंगले जी वह व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र भारत में हिंदू पुनर्जागरण के लिए पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उनके नाम को लोग जान रहे हैं। एकात्म यात्रा के पीछे उनका एक दृष्टि था, जो 80-81 के में एकात्म यात्रा निकला था। राम मंदिर के आंदोलन के प्रति उनकी दृष्टि थी। एक बहुत ही जिब्बट समाजसेवी संघ के अधिकारी थे। मोरोपंत पिंगले जी को जब 75 साल में वो घटना घटी, मोरोपंत पिंगले जी के बारे में मोहन जी ने कहा कि बहुत विटी थे, बहुत मजाकिया स्वभाव में बोलते थे। उन्होंने कहा आप मुझे सॉल्व नहीं दे रहे हैं, आप मुझे विदा कर रहे हैं। अब उनकी घटना को हर संदर्भ में देखना, दुनिया में कोई भी चीज़ सार्वभौमिक नहीं होती है। जो संयोग भी होता है ना, वही राकेश भाई आप मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं। ये 10 जुलाई को वो कहते हैं, और सितंबर का महीना 2 महीने दूर नहीं था। और सितंबर में ये भी एक और दिलचस्प संयोग है कि मोहन भागवत भी 75 साल के हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। देखिए, जो लोग संघ को जानते हैं, संघ के संविधान को जानते हैं, उसमें सरसंघ चालक, गाइड, फिलोसोफर एंड फ्रेंड होता है। और सरसंघ चालक का कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। और एग्जीक्यूटिव पोजीशन सर कार्यवाह के पास होता है, माननीय सर कार्यवाह जो माननीय दत्तात्रेय होसबले जी हैं। जो मूल काम होता है दत्ता जी करते हैं। वो एक अभिभावक के रूप में सरसंघ चालक काम करते हैं। सरसंघ चालक जब तक स्वयं इच्छा है, जब तक संघ की इच्छा है, जब तक वो स्वस्थ हैं, मानसिक और शारीरिक स्वस्थ हैं, वो संघ के सरसंघ चालक रहते हैं। उनको बना रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्या ये संघ की सहमति के बिना 2014 में मार्गदर्शक मंडल में डाला गया अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को संसदीय दल से 2015 में हटा दिया गया? उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, सुमित्रा महाजन, बीसी खंडूरी के टिकट काट दिए गए 2019 में। अप्रैल 2019 में अमित शाह कह रहे हैं 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को लोकसभा का टिकट ना देने का फैसला पार्टी का था, और पार्टी ने जाहिर सी बात है सहमति ली होगी आरएसएस की। या मैं कड़ियां गलत जोड़ रहा हूं? देखिए संदीप जी, मैं एक बता दूं, ये तो पार्टी बताएगी, लेकिन मैं एक चीज़ जो मैं एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में बोल रहा हूँ, उस वक्त इस वक्त में एक बुनियादी अंतर है। वो एक ऐसा काल था कि जनसंघ के दिनों के 1950 के दशक के राजनेता जिन्होंने जनसंघ को संबल दिया,
इस आंदोलन को मजबूती दी, पार्टी को इस शिखर पर लाने का काम किया। लेकिन लंबे समय तक जिसको कहते हैं वे पार्टी में शीर्षस्थ पदों पर थे, उनकी आयु हो गई थी। तो यह पीढ़ी परिवर्तन, वो पीढ़ी परिवर्तन नहीं था, वो पोस्ट 75 या प्री 75 का परिवर्तन नहीं था, वह एक युग के बाद दूसरे युग के नेतृत्व को स्थान देना था। उस हर संदर्भ में पार्टी अलग अलग तरह से सोचती है, संदर्भ के अनुकूल निर्णय लिया जाता है। चाइना में डेंग जियापिंग 96 ईयर के थे, उन्होंने एक नई आर्थिक नीति दी, उन्होंने ही कहा था इट डज नॉट मैटर कैट इज ब्लैक और व्हाइट सो लॉन्ग इट कैचेस द माइस। और वो चाइना का बहुत जो आज अच्छा चाइना है उदाहरण दिया राकेश भाई, और आपने संदर्भ होता है, ये बात आपकी मैं इस बात से इत्तेफाक रखते हुए फिर 2024 में जाना चाहूंगा। 2024 में जब मोहन भागवत ने कहा जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है। नहीं आ पा रही संदीप जी, मैं तो अंदाज पे ही उत्तर दे रहा हूं भाई। पीसीआर आवाज ही कीजिए ना, अगर पूरी आवाज ना आए, जो संदर्भ में पूछ रहा हूं उन तक ना पहुंचे तो क्या मतलब है। जो मर्यादा, अभी आ रही है आवाज? मैं सभी उत्तर, हाँ अब थोड़ी आ रही है जी। हाँ, जो मर्यादा का पालन करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। कुछ ये कहा था ना मोहन भागवत ने, अहंकार की बात। इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा। अब क्या सब कुछ अब वो संदर्भ ठीक हो गए क्या? ये उदाहरण पहले एक खलिश की बानगी दिखा रहे थे। देखिए मोहन भागवत जी ना एमएलए हैं, ना एमपी हैं, ना राष्ट्रपति हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, अभिभावक है ना वो तो परिवार के आपके। वो सुन लीजिए, वो अभिभावक से परिवार के नहीं, हमारे और आपके भी हैं। ना मेरे नहीं है, ना मेरे नहीं है, वो आपके होंगे। मेरे कोई अभिभावक नहीं है मोहन भागवत। नहीं, देखिए सुन लीजिए, जब परिवार के प्रबोधन की बात करते हैं तो उसमें आपका भी परिवार आता है। ना मेरा परिवार नहीं आता ना। आप जोड़ते रहिए, नहीं है भाई। वो राष्ट्र में मैं संघ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मोहन भागवत मेरे अभिभावक नहीं है। ना माने, बड़ा नहीं मानता भाई। मोहन भागवत जी इस देश, सुन लीजिए, आपके मानने से नहीं होगा संदीप जी। अरे मेरे मानने से क्यों नहीं होगा, मेरी जिंदगी है। अब आप ये तो थोपने लगे, इसे तानाशाही कहते हैं। फिर आप अपने विचार थोपने लगेंगे। आप कहेंगे मानो, नहीं मानता भाई। मेरे माता पिता जिंदा हैं, मैं नहीं मानता किसी को अभिभावक। अभिभावक सिर्फ पिता नहीं, मैं मानता ही नहीं भाई, नहीं मानता। ऐसे लोग जो समाज को प्रबोधन करते हैं अभिभावक होते हैं ना। महात्मा मेरे अभिभावक नहीं है। क्यों मानते हैं? मत मानिए कि मेरे दादाजी थे राष्ट्रपिता, नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं मानेंगे। मदर टेरेसा को तो मदर टेरेसा तो आप मानते ही नहीं है। बापू को कहाँ मानते हैं आप? बापू मानते हैं? टेरेसा को मदर बोलेंगे, फादर ऑफ द नेशन मानते हैं क्या? पर हम विषयांतर हो रहे हैं। ना विषयांतर हो रहे हैं, नहीं चलेगा। अच्छा, नहीं, पर वो संदर्भ की बात हो रही थी। वो संदर्भ, अब वो समस्याएं मिट गई 2024 की। उसी संदर्भ में तो ये 75 की बात भी कही जा रही थी कि मैं भी इस्तीफा दे दूंगा, आपको भी देना पड़ेगा। यही दबाव तो हो रहा था। सुन लीजिए, जब मोहन भागवत जी किसी मंच पर पुस्तक का विमोचन करेंगे, मोहन भागवत जी किसी सभा में, मजदूर संघ की सभा में जाएंगे, विद्यार्थी सभा में आएंगे, आपके द्वारा आयोजित सभा में आएंगे, तो क्या वो राजनीतिक, वो तो मनुष्य की जो कुप्रवृत्तियां हो तो उस पर बोलेंगे। वो अहंकार पर बात बोलेंगे। तो आप इसको क्यों भारत के बीजेपी के नेताओं से जोड़ते हैं? अच्छा, बीजेपी के नेताओं से इंसान भगवान मानने लगा अपने आप को। भागवत जी बोलेंगे उसको बीजेपी के नेताओं से जोड़ देना। ये इंद्रेश कुमार ने तो कहा जिस पार्टी ने भक्ति की लेकिन अहंकार आया उसको 240 पर रोक दिया। इंद्रेश कुमार ने तो बाकायदा 240 का आंकड़ा भी कोट किया। तो बीजेपी की बात हो रही थी ना। देखिए मैं संदीप जी, चूंकि आप बहुत पढ़ने लिखने वाले पत्रकार हैं और इतिहास के छात्र हैं, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं मोहन भागवत जी के 3 दिनों के विमर्श को हम उसी घिसी पिटे सिक्के की तरह उपयोग ना करें जो ये डिबेट हम 10 बार कर चुके हैं आपके साथ। आज 3 दिन का विमर्श, यही मार्टिन लूथर किंग जूनियर कुछ बोलता है तो पूरा अमेरिका उसको प्रोजेक्ट करता है, नेल्सन मंडेला बोलेगा तो पूरा दुनिया उसको प्रोजेक्ट। भारत का कोई राजनेता कोई अच्छी बात बोलता है तो उसको हम नरेंद्र मोदी जी के कटघरे में ले जाते हैं, हम अमित शाह जी के पास ले जाते हैं, हम सोनिया गांधी के पास ले जाते हैं। कह दिया ये मोहन भागवत को, प्रवृत्ति ठीक नहीं है। देखिए स्टेट्समैन, पॉलिटिकल लीडर, स्टेट्समैन बोल दीजिए। अब राजनेता बोलेंगे तो मतलब राजनीति करते हैं। तो राजनीति में अगला सवाल आ जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अब कह रहे हैं नहीं, हमसे कोई सलाह मांगता है तो दे देते हैं। नीतियों के लिए, राष्ट्र के सरोकार के लिए जीता है। नहीं, सलाह कोई मांगता है तो हम दे देते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सलाह नहीं मांग रही बीजेपी,
या अभी नाम ही तय नहीं हुआ? ये 5.25 साल चले जा रहा है, ये तो आपके संविधान के खिलाफ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी है, इसलिए इसका अध्यक्ष कौन होगा इसमें रुचि लेना स्वाभाविक है। और उन लोगों का भी स्वाभाविक है जो वामपंथी भी हैं, दक्षिणपंथी भी हैं, बीजेपी के नहीं हैं। और जैसे कांग्रेस पार्टी का 1950 के दशक में कौन अध्यक्ष होगा, ये जनसंघ और सोशलिस्टों की चर्चा का विषय बनता था। ये पार्टी के अधिपत्य हुआ है और पार्टी अपने संदर्भ के अनुसार निर्णय लेगी। पार्टी विचार करती है, पार्टी के पास इंस्टीट्यूशंस है, वर्किंग कमेटी है, पार्टी के पास कोर ग्रुप है। वो कोर ग्रुप वर्किंग कमेटी जो निर्णय करेगा वो होगा। इसमें कितना टाइम हो गया? 5.25 साल हो गए। 20 जनवरी 2023 को कार्यकाल खत्म हो गया था, चलो 1.5 साल बढ़ाया, फिर 1 साल और बढ़ाया। दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई दिक्कत तो है ना? तो नहीं, पार्टी में अध्यक्ष की व्यवस्था है, पार्टी में संस्थाएं काम कर रही हैं, वन मैन वन पोस्ट की भी व्यवस्था है। तो उसके लिए वो केंद्रीय मंत्री भी हैं जेपी नड्डा, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप कांग्रेस को तो टांग देते हैं इस बात पर, मुझे लगता है, और आपका चले जा रहा है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं। क्योंकि जी इतने परेशान, संदीप जी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं यदि नड्डा जी के पास 3 पद है? नहीं है, क्योंकि आपके मूल सिद्धांत तो आपकी विचारधारा के खिलाफ है। वन मैन वन पोस्ट है आपकी विचारधारा। देखिए आप तो इसकी ताल ठोकते हैं। आपको बता दूं कि ये जेपी नड्डा जी वो अध्यक्ष बने हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक टूटे हुए स्कूटर पर 12-12, 1-1 बजे रात तक घूमते थे। इस पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज और किरोड़ीमल के कॉलेज के छात्रावास में जाके चूड़ा और मुरही खाते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सम्मान कीजिए। अच्छा। एक बात को लेकर पूरी पार्टी को डिवैल्यू कर देना, पार्टी की प्रक्रिया को डिवैल्यू करना, ये नहीं। वन मैन वन पोस्ट। और अब तो संगठन चुनाव हो गए, तो फिर कहां पेच कहां है? देखिए पेच कहाँ है मैं बता दे रहा हूँ। पेच यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। वो चुनौती अध्यक्ष नड्डा जी रहें कि कल संदीप जी बन जाए कि कोई और बन जाए, ये पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चूंकि पार्टी में ये महत्वपूर्ण है लेकिन उतना नहीं है, चूंकि पार्टी एक कलेक्टिविज्म के आधार पर चलती है, कोर ग्रुप के आधार पर चलती है, कार्य समिति के आधार पर चलती है। पार्टी में शीर्षस्थ नेतृत्व हर 2 आदमियों के हिसाब से कंसल्टेशन के साथ करते हैं। आप देख रहे हैं कि पार्टी में कौन कह दिया 2 आदमी के अनुसार चलता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना कंसल्टेशन करते हैं, भारत की राजनीति में कोई राजनेता इतना कंसल्टेशन नहीं करता है। जितनी क्रिटिकल आप उनके पास जाइए, उनकी प्रशंसा करके आइए, और दोबारा आपको नहीं बुलाएंगे। आप जाकर क्रिटिकल राय दीजिए पॉलिसीज के बारे में। मोहन भागवत तो कह रहे हैं हमारे पास होता अब तक हम तय कर लेते, ये तय नहीं कर पा रहे, इसका मतलब संवाद तो हो ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं संवाद होता है। मोहन भागवत जी ने जो मैंने एक शब्द कहा, संदीप जी मैंने एक शब्द कहा जो शब्द आप ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग की मैं सम्मान करता हूँ। डीकॉन्टेक्चुअलाइजिंग द आरएसएस फ्रॉम करंट पॉलिटिक्स, ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी को के आईने में संघ को देखना, संघ को छोटा करना है। संघ के तो लाल किले की प्राचीर से जो पहली बार भूरी भूरी प्रशंसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको मैं डीकॉन्टेक्चुअलाइजिंग द बीजेपी फ्रॉम द आरएसएस फ्रॉम पॉलिटिक्स कैसे मान लूं? उसमें तो विरोधाभास है। 11 साल के अपने कभी भी कार्यकाल में लाल किले की प्राचीर से आरएसएस के बारे में तो नहीं बोले प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, 11 साल में, हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन सरल और सुबोध सवाल है। 11 साल में पहली बार संघ 100 साल का हुआ है। यदि 100 साल का 11 बार होता तो 11 बार बोलते हैं। अच्छा। जिसका जन्मदिन जब आता है तभी तो उसको जन्मदिन की बधाई देते हैं। चलिए जन्मदिन आया है, साल भर आपने बधाई नहीं दी, ठीक है। क्यों दी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।